उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे। आज 12th क्लास के बायोलॉजी जीव विज्ञान लेसन 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव को देखा जाए कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा। ये जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे ये सब आपसे एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगे, यानी लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्टिव है लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला क्या लिखा है इस पर ध्यान दीजिए। हवा के द्वारा परागित होने वाले पुष्पों को कहते हैं। जो हवा के द्वारा परागित होते हैं ना पुष्प, यानी पुष्प यानी फूल, वही लिखा है ना, पुष्पों या फूलों को कहते हैं। तो याद रखिएगा, हवा के द्वारा जो भी फूल परागित होंगे उसे कहेंगे क्या, वायु परागित। आंसर नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर पे। अगला क्वेश्चन लिखा है 3 नंबर। अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। कौन सा पुष्प या अनुन्मूल्य जो होते हैं ना पुष्प, वो निश्चित रूप से होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन पहला क्या लिखा है, स्वपरागित। ऑप्शन दूसरा लिखा है क्या चीज़, परपरागित। ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे अनुन्मील्य जो पुष्प होते हैं क्या होते हैं, तो आंसर होगा क्या आपका, आंसर होगा ए नंबर, स्वपरागित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है इसमें एंटोमोफिल्स पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। चींटी, कीट, पंछी और हवा। जब भी क्वेश्चन पूछे आपसे क्या चीज़, जब भी आपसे पूछे क्या बाबू, आपसे पूछे अगर एंटोमोफिल्स जो पुष्प होते हैं उसमें परागण के माध्यम क्या होता है, तो आंसर याद रखिएगा, आंसर इसका क्या होगा, तो आंसर इसका होगा आपका कीट होते हैं। क्या होते हैं बाबू, आंसर 3 का बी नंबर होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होते हैं। नारियल तो आपने देखा ही होगा, उसमें कुछ लिक्विड यानी पानी की तरह होते हैं, और गुद्देदार जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया गया है। ऑप्शन दिया पहला भ्रूण कहते हैं, अंतःभीति दाना कहते हैं, या भ्रूणपोष कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका 4 का क्या, सी नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तो 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है इसमें, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। आपने जाना होगा कि मनुष्य के जो प्राथमिक शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणु की कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 44, 46, 23 या 40। 5 नंबर का आंसर क्या होगा, 5 नंबर का आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद दे दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है ना मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में क्या ऑटोसोम की संख्या, तो आंसर होगा आपका क्या चीज़, 44 होगा, ठीक है ना। इसका अगर जोड़ा की बात करेगा तो जोड़ा आपका क्या होगा, इसका जोड़ा आपका होगा 22, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लिखा है कि पुष्पीय पौधों के भ्रूण में कितने गुणसूत्र होते हैं। जो पुष्पीय पौधे होते हैं के भ्रूण में कितने गुणसूत्र होते हैं, एन होते हैं, या 2n होते हैं, या 3n होते हैं, या 4n होते हैं। आंसर क्या होगा आपका, पुष्पीय जो भी पौधे होंगे उन पौधों में क्या होता है, भ्रूण की गुणसूत्र की संख्या जब भी पूछे तो इसका आंसर क्या होगा, 3n, यानी कि आंसर होगा 6 का सी नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक जो बनता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, कायिक विभाजन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी पूछे आपसे कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा क्या, आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी कि युग्मक जनन कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया आपका, सॉरी 8 नंबर दिया है क्वेश्चन, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन पहला दिया है पतियों में, तने पर भी का, दोनों ए भी, इनमें से कोई नहीं। जब ही हाइड्रिला पूछे इन्हें याद रखिएगा, हाइड्रिला में ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन जो है गलत है, इसका आंसर होगा 8 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा इसमें कि परागकण का बाह्य चोल बना होता है। जो परागकण होते हैं उनके बाह्य चोल बना होता है। ऑप्शन पहला क्या लिखा है, प्रोक्टोसेलुलोज का, उसके बाद से दूसरा ऑप्शन लिखा है ग्रोसेलुलोज का, तीसरा ऑप्शन लिखा है एस्प्रोपोलिलीन का, और चौथा ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 9 का आंसर होगा सी नंबर, 9 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि परागकण का बाह्य चोल बना होता है तो आंसर क्या होगा,
एस्प्रोपोलेनिन का, ठीक है ना, सी नंबर आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया आपका, अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं। ऑप्शन पहला दिया है कीट परागित, चमगादड़ परागित, स्वपरागित या जल परागित। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 10 का 10 का आंसर होगा सी नंबर। 10 का आंसर होगा सी नंबर, स्वपरागित। जो भी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं, क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया इसमें, अंड समुच्चय बना होता है। ऑप्शन पहला दिया है अंड कोशिका का, सहायक कोशिका का, और ये भी दोनों, और इनमें से कराए के चौथा ऑप्शन दिया है प्रतिवयस्कांत कोशिकाओं के। आंसर होगा क्या चीज़ आपका? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन पे क्या लिखा, अंड समुच्चय बना होता है, तो आंसर होगा क्या? सी नंबर, ए और बी दोनों आंसर से। यानी अंड कोशिका जो होते हैं, अंड कोशिका, यहाँ पे क्वेश्चन था क्या कि अंड समुच्चय बना होता है, यानी किससे किससे? अंड कोशिका से बना होता है और सहायक कोशिका दोनों से बना होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है 12 नंबर, इसमें पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। पानी द्वारा जो पर परागण होते हैं पुष्पों के अंदर, उसे क्या कहते हैं? वायु परागण, जल परागण या कीट परागण, या इनमें से सभी? याद रखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, पानी का दूसरा नाम क्या होता है? जल। तो वही तो क्वेश्चन पूछा है ना, पानी द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जल परागण कहते हैं। आंसर नंबर बी होगा 12 का। आगे लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन, कायजमा किस अवस्था में बनता है? समसूत्री कोशिका विभाजन के, एमाइटोसिस कोशिका विभाजन से, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से, इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा सी नंबर। 13 का आंसर क्या होगा? 13 का होगा सी नंबर, यानी कि कायजमा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के स्वरूप बनता है। आंसर होगा 13 का सी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के वर्तिकान पर शुरू से परागकण में मन करता है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के वर्तिकान पर शुरू में परागण में मन करता है, यानी मदद करता है? ऑप्शन पहला लिखा है क्या? पी कैल्शियम, धन आयन डबल दिया है ऊपर, एमओ दिया है और सीएल दिया है, ठीक है ना। 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर होगा सी ए +2, जो आयन है ना, यही मदद करता है, कहाँ? परागकण में मदद करता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? जो परागकण में होता है ऑक्सीन, वो किसकी वृद्धि में मदद करता है? किसको बढ़ाने में हेल्प करता है? परागनली एवं अंडाशय को, सिर्फ परागनली को, सिर्फ अंडाशय को, या नर युग्मक को? 15 का आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी कि परागकण में जो ऑक्सीन होता है वह किसको बढ़ाने में मदद करता है? तो परागनली एवं क्या, अंडाशय को बढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, इसमें परागकोश संबंधित है। ऑप्शन पहला क्या लिखा है? ऑप्शन पहला लिखा है परागकण निर्माण से ना, परागकण विकास में, या पुष्पकलिका, याद रखिए यहाँ पर लिखा है पुष्पकलिका के खुलने से। परागकोश जो होता है किसके लिए है? परागकोश का काम क्या होता है, किससे संबंधित है? तो पुष्पकलिका के खुलने से होता है। आंसर नंबर क्या होगा? सी होगा, पुष्पकलिका के खुलने से। आपने खुद देखा पुष्प जो ओपन होते हैं ना, पुष्प तो खुलवे करते हैं, तो परागकोश संबंधित किसके लिए? पुष्पकलिका के खुलने से संबंधित है, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन दिया, इसमें क्या चीज आपका? क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। ऑप्शन पहला लिखा है क्या? मेगास्पोरोजेनियसिस, दूसरा लिखा है कि मैक्रोपोरोजेनेसिस, तीसरा लिखा है एस्पर्मेजियोनेसिस, और डी नंबर ऑप्शन लिखा है द्विनिषेचन। यानी कि आंसर क्या होगा इसका? 17 नंबर के आंसर होगा आपका बी नंबर, माइक्रोस एस्पोरजोनेसिस जो लिखा है यहाँ पे, जेनेसिस वाला आंसर होगा आपका बी नंबर, ये होगा, ठीक है ना। यानी कि परागकण जो होते हैं, परागण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं? जब परागण से क्या होता है, परागकोश का निर्माण एवं विभेदन होता है, उसी को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी नंबर, माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना, याद रखिएगा, आंसर नंबर बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि किसी डाइथेकस परागकोश में होता है 4 माइक्रो एस्पोजेनिया, 3 माइक्रो एस्पोजेनिया,
2 माइक्रोस्पोजेनिया और 1 माइक्रोस्पोजेनिया। 18 के आंसर क्या होगा? 18 के आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? 18 के आंसर ए होगा। याद रखिएगा 18 के आंसर ए होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है कि किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? ऑप्शन पहला लिखा है इंडोथेकलम कोशिका में, परागकण में, टैपेटल कोशिका में, एस्पोर मृत कोशिका में। 19 का आंसर होगा आपका क्या चीज? 19 का आंसर होगा डी नंबर। 19 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। आपके सामने मैं आंसर भी चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 19 का आंसर डी सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर कि किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकोश में। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसमें परागकण का निर्माण होता है ना। परागकण का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन दिया है क्या? परागकोश में, वर्तिकाग्र में, तंतु में या पोलन सैक में। 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर डी होगा। पराग कण का निर्माण कहाँ होता है बाबू? तो पोलन सैक, यानी कि आंसर नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि परागकण होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या चतुर्गुणित। ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका क्या? परागकण क्या होते हैं? हमेशा अगुणित होते हैं। 21 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी, बताइए तो। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? ऑप्शन पहला क्या लिखा है? कामेरारिन्स। ऑप्शन पहला क्या लिखा है? वो कामेरारिन्स। दूसरा लिखा है नवास्चिन। तीसरा लिखा है ट्रासबर्ग और चौथा लिखा है महेश्वरी। आंसर क्या होगा आपका 22 का? तो 22 का आंसर होगा आपका क्या चीज बाबू? ए नंबर। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज करने वाला नाम क्या है? कामेरारिन्स। आंसर क्या होगा 22 नंबर के? ए सही है आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। टैपेटम का कार्य क्या है? सुरक्षा करना, पोषण करना, श्वसन करना, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? टैपेटम का कार्य क्या है? तो टैपेटम का कार्य होता है क्या चीज? पोषण करना। आंसर नंबर 23 का क्या होगा? बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है कोषा चक्र और सूत्री विभाजन या सिनगैमी। 24 के आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है कोषा चक्र में और सूत्री विभाजन में या सिनगैमी में। 24 का आंसर होगा डी नंबर, सिनगैमी में। 24 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा ऐसा फल है जिसका बीज चोल खाया जाता है? जायद फल जो होते हैं, जायफल जो लिखा है ना, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो जायफल लिखा है, लीची लिखा है, शरीफा लिखा है, इनमें सभी। यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो याद रखिएगा इनमें ये जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सभी का खाया जाता है। आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर क्या होगा? वो डी होगा। 25 का आंसर डी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, यानी कि कीटों को खा जाता है? ड्रोसेरा लिखा है ऑप्शन पहला। दूसरा लिखा है कि नेपेंथिस। तीसरा ऑप्शन लिखा है ए बी दोनों। और चौथा ऑप्शन लिखा है क्या चीज? हाइड्रीला। याद रखिएगा कीटभक्षी पौधा कौन कौन है? तो कीटभक्षी पौधा क्या है आपको? ड्रोसेरा भी है और नेफेंसिस भी है। ठीक है ना। यहाँ पे आंसर ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी किस में है? तो आंसर नंबर सी, यानी डायरेक्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर आंसर होगा। यानी ए और बी दोनों ये क्या कीटभक्षी यानी कीटों को खाने का काम करते हैं। कीट को अपने अंदर फंसा लेते हैं और वहाँ पे कीट के अंदर जो भी कार्बनिक घुलित खनिज लवण होते हैं उसे अपने अंदर अवशोषण कर लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले क्या लिखा हो? दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या होती है। दोहरा जो निषेचन होता है ना, उसमें कह रहा है कि भाग लेने वाले जो कल केंद्रक की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। तो जब भी दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रकों की संख्या पूछेगा ना, तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा 5। क्या होगा वो? 5। आंसर नंबर 27 के डी होगा। 28 नंबर लिखा है कि किसमें इंडोस्पर्म करा तथा सेलुलोसिक हो जाता है। इसमें इंडोस्पर्म जो होता है करा और
क्या हो जाता है, सेलोलोसिक हो जाता है। तो ऑप्शन लिखा है आम में, नारियल में। उसके बाद से क्या लिखा है यहाँ पे, फाइटेल फास में यानी कि आइवरी वेयर में। यहाँ पर लिखा है क्या, रिंडी का। आंसर क्या होगा 28 नंबर का 28 नंबर का आपका आंसर क्या होगा, आंसर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। 28 का आंसर होगा आपका क्या चीज़, आइवरी में, आइवरी वेयर लिखा ना, यहाँ पर सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। ठीक है ना। आगे लिखा 29 नंबर कि हरा नारियल में निहित दुधिया जल है। हरा जो नारियल होता है उसमें निहित जो दुधिया जल है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला लिखा है इसमें लिक्विड चलाजा, दूसरा लिखा है क्या, लिक्विड न्यूक्लियस ग्रांड नंबर, तीसरा लिखा है क्या चीज़ बाबू, तीसरा लिखा है इसमें डिजेनरेटेड लिक्विड फ्री, ठीक है, न्यूक्लियस इंडोस्पर्म, चौथा लिखा है लिक्विड फीमेल जेमेटोफाइट। आंसर क्या होगा 29 का, तो 29 का आंसर होगा आपका सी नंबर। 29 का आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है ना, यानी कि जो भी हरा नारियल होता है ना, हरा नारियल में जो निहित दुधिया जल होता है उसे क्या कहते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे आंसर, तो आंसर लिखा है आपका क्या चीज़, डिजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, साइनर्जिड में इसकी संख्या क्या होगी, 14 होगी या 21 होगी या 7 होगी या 28 होगी। याद रखिएगा, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए गुणसूत्रों की संख्या कितना दिया है, 14। तो क्या बोला है यहाँ पे बोला है क्या चीज़ बाबू, साइनर्जिड में इनकी संख्या। जब भी इसका हो तो इसका हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। अगर 18 दिया होता तो 9 हो जाता। ठीक है ना। माका में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को कहते हैं, जो माका होता है ना उसमें प्रोटीन युक्त जो इंडोस्पर्म होता है उसे क्या कहते हैं, एपोफाइसिस। दूसरा ऑप्शन लिखा है एस्कुटेलम, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है, कोलेट्रोब्लाइट, और चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, ल्यूरोनिक भित्ति लिखा है। ठीक है ना। आंसर क्या होगा 31 के, आंसर क्या 31 होगा, डी नंबर। क्या होगा वो डी नंबर होगा। यानी कि मक्का में जो प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म होता है उसे क्या कहते हैं, ल्यूरोन भित्ति कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं। जब अर्धसूत्री होता है कोशिका विभाजन तो करे कितने नर युग्मक बनते हैं। ऑप्शन पहला लिखा है क्या, 4, 1, 2, 8। आंसर होगा 4। जब भी एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है ना तो उसमें नर युग्मक जो बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है इसमें एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं तो इसके इंडोस्पर्म की संख्या क्या होगी। क्योंकि देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। कितना पूछा है बाबू, 24 पूछा है ना। 24 में पूछा है तो यहाँ पर क्या, एमएमसी में अगर 24 गुणसूत्र है तो इनके क्या इंडोस्पर्म के में गुणसूत्रों की संख्या होगी। ठीक है ना। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका 33 का सी नंबर, 36 होगी। क्या होगी, जब भी क्वेश्चन दे एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं तो इनमें इंडोस्पर्मों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, तो आंसर याद रखिएगा 36 होगी। क्या होगी, 36 होगी। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। स्लाइडेन एवं स्वान है, हार्टविग है, अरस्तु है या वान वीर है। 34 का आंसर क्या होगा, डी नंबर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है बाबू, वान वीर, यानी कि डी नंबर आंसर होगा 34 के, डी नंबर। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एस्ट्रोबायोलेथस कुंथियाना 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। कह कि विगत 2006 में सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था, यह किस पहाड़ी में पाया जाता। कह कि पुष्प का पौधा है जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोबायोलेथस कुंथियाना, जिसे कहते हैं नीला कुरंजी, जो 12 वर्ष में एक ही बार फूल खिलता है। उसमें कह रहा है कि 2006 में ही खिला था। कह रहा है कि यह पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। बताइए कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पूछ रहा है। बोला केरल एवं कर्नाटक में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश मन में। यानी देखिए कि ये जो लिखा है ना नीला कुरंजी जो लिखा है, जो 12 वर्ष में एक ही बार फूल खिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना वर्ष में एक बार फूल खिलता है नीला कुरंजी, तो 12 वर्ष में। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 2006 में खिला था। कह रहा है कि ये जो है किस पहाड़ी में पाया जाता था। आंसर होगा केरल एवं कर्नाटक जैसे पहाड़ियों में ये
नीला कुरंजी पुष्प पाए जाते हैं जो 12 वर्ष में एक ही बार वह खिलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बीज को, फल को, एंडोस्पर्म को या भ्रूण को? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन दे ऐसे कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, याद रखिएगा भ्रूण को। आंसर नंबर डी, 36 का आंसर नंबर होगा डी। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आवृतबीजी में निषेचन होता है न्यूक्लियस में, भ्रूणकोश में, अंडाशय में या ओवल में? आवृतबीजी में निषेचन होता है, कह रहा है कि आवृत जो बीजी होते हैं उसमें निषेचन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, भ्रूणकोश में होता है, अंडाशय में होता है या व्यूल में होता है? ठीक है ना। 37 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। भ्रूणकोश में क्या होता है? यानी जब भी आवृतबीजी में निषेचन पूछता है कि कहाँ होता है तो याद रखिए कहाँ होता है, वो भ्रूण कोश, यानी 37 के आंसर नंबर बी था। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा, निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किसे बनता है? जो निषेचन की क्रिया हो जाता है पौधों में, चाहे जो भी होते हैं पुष्प कराए को, उसमें जो बीज का आवरण किससे पूछ रहा है? बीज का आवरण जो होता है किससे बनता है? बीज के बीज का आवरण होता है ना वो किससे बनता है? ऑप्शन पहले क्या है कि एम्ब्रायो सैक से बनता है, दूसरा लिखा है इंटेजुमेंट से बनता है, विव्यूल से बनता है या चलाचल रेजियंस डी से बनता है। 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा आपका क्या? बी नंबर। यानी कि निषेचन के बाद जो बीज होता है, बीज के बीच वाला आवरण जो बनता है वो किससे बनता है? इंटेजुमेंट्स से बनता है। आंसर नंबर बी 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? कौन से ऐसा चीज है निषेचन के लिए क्या है? निषेचन के लिए जरूरी है। लिखा है कोरोला, व्यूल, उसके बाद से कैलिक्स या फल। निषेचन के लिए क्या जरूरी है? अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता सकते हैं। निषेचन के लिए क्या जरूरी है? ओव्यूल, अंडाशय जरूरी है। अगला लिखा है 39 नंबर के एम्ब्रायोक सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होता है। कह रहा है कि एम्ब्रायो जो सैक होता है, सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होता है। ऑप्शन लिखा है क्या चीज? 2 नर युग्मक होते हैं या 2 नर केंद्रिका होता है या 4 नर युग्मक होते हैं या 3 नर युग्मक होते हैं। चलिए अगर पता हो तो कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। 40 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। जब भी एम्ब्रायो सैक प्रवेश करता है पराग नलिका में तो कितने होते हैं बाबू? तो कह रहा है कि क्या 2 नर युग्मक उसमें होते हैं। ठीक है, आगे लिखे 41 नंबर दोहरा लिखा है ना, दोहरा होना चाहिए यहाँ पे। दोहरा निषेचन में संयोजन होता है एक एग एवं 2 शुक्राणु से, यानी एक अंडाणु से और 2 शुक्राणु पूछा है ना, एक अंडाणु और 2 शुक्राणु। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? दूसरा क्वेश्चन बोला इसमें, दूसरा ऑप्शन दिया है शुक्राणु केंद्रक एवं अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का। फिर लिखा है क्या? एक नर युग्मक एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक सैनेरिड के साथ। चौथा ऑप्शन क्या लिखा है? एक नर युग्मक एक का साथ और दूसरे नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ। 41 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। दोहरा निषेचन जो होता है, दोहरा निषेचन में संयोजन जो होता है क्या होता है? एक नर युग्मक का एक के साथ होता है तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ होता है। आंसर नंबर डी होगा। अगला लिखा है 42 नंबर क्वेश्चन के दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? दोहरा जो निषेचन होता है किसकी विशेषता है? द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री या सभी बीजपत्री का। दूसरा लिखा है सभी अनावृत बीजी का। और तीसरा लिखा है क्या? फेनेरोगेम्स का। और चौथा ऑप्शन लिखा है इसमें क्या चीज बाबू? चौथा ऑप्शन लिखा है क्या? एस्पर्मेंटोफाइटस कॉम का। यानी आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 42 का ए नंबर। यानी कि दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? तो लिखा है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री या सभी आवृत्ति बीजी का, ये दोहरा निषेचन का विशेषता है। 43वां क्वेश्चन लिखा है कि त्रिसंचयन है। त्रिसंचयन क्या है? 4 ऑप्शन दिया। एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्र के साथ क्या इम्फ्रोविक सैक में संलयन होता है। दूसरा दिया है यहाँ पे क्या चीज ऑप्शन कि एक नर युग्मक का 3, यानी यहाँ पे देखिए 2 ध्रुव लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3 केंद्र के साथ क्या, यानी आपको इतना ध्यान नहीं देना। ध्यान आपको क्या देना है? ध्यान देना आपको इस बात पे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो
तो आपको देखना है कि दो ध्रुव कहाँ लिखा है, तो दो ध्रुव कहाँ लिखे इसमें, दो ध्रुव केंद्रक के साथ, ये आंसर होगा, ठीक है ना। त्रिसंलयन जो है कह रहा है कि एक नर युग्मक का क्या होता है, दो ध्रुव केंद्रक के साथ, यानी कि इम्ब्रायो सैक में संलयन होता है। आंसर होगा आपका 43 के ए नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये, 44 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो बीज होता है ना, बीज जो बनता है, कह उस समय क्या कहता है, लैंगिक जनन का क्या उत्पाद कहा जाता है, कह ऐसा क्यों कहा जाता है। लिखा है कि युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं इसलिए कहा जाता है, या नर पौधों को बनाते हैं इसलिए कहा जा, ऐसे नए पौधों को बनाते इसलिए कहा जाता है, या लंबी अवधि तक संग्रहित कर रखे जा सकते हैं, ना होते बीज को लंबे समय तक रखते हैं, कर इसलिए, मतलब ये चार को ऑप्शन दे दिया है। चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, पराग नली के संयोजन से बनते हैं, कह रहा है किस रीजन से जो बीज होता है उसे जनन का उत्पाद कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये ऑप्शन पूछ रहे हैं ना, इस क्यों कहा जाता है, ये जो बीज बनता है वो जनन का उत्पाद है उसे क्यों कहा जाता है। 44 के आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। यानी कि लिखा है यहाँ पे क्या चीज, युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। नर युग्मक देखिए, जिस तरह हमारे जानवरों में या मनुष्य में क्या होता है, नर और मादा दो होते हैं, उसी तरह क्या होता है, पुष्प हो या कोई भी पेड़ पौधा फल होते हैं, उसमें क्या बीज बनता है, कब, जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तब जाकर बीज बनता है। तो उसी को क्या होता है, लिखा है युग्मकों के संलयन से, क्योंकि नर युग्मक मिला है, मादा युग्मक मिला है, यानी स्त्री पुरुष दो को मिले हैं, तब जाकर इसीलिए लिखा है, इसे आंसर क्या होगा, नर युग्मक के संयोजन से ये निर्मित होते हैं, इसीलिए जन्म का उत्पाद बीज को कहा जाता है। 45 नंबर लिखा है कि आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजी जो होते हैं उसमें भ्रूणपोष क्या होता है। ऑप्शन पहला क्या लिखा है, एक गुणित होता है, दूसरा लिखा है द्विगुणित होता है, तीसरा क्या लिखा है त्रिगुणित, चौथा क्या लिखा है चतुर्थ गुणित। आंसर क्या होगा, आवृत बीजी में जो भ्रूण होते हैं वो भ्रूण क्या होते हैं बाबू, आंसर होगा त्रिगुणित, यानी भ्रूण हमेशा त्रिगुण यानी 3 गुण रखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पौधों में लैंगिक जनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था। जो पौधा था ना उसमें लैंगिक जनन होता है या नहीं होता है, इसको सबसे पहले किसने दर्शाया था। ऑप्शन पहला लिखा है क्या, कोल रियूटर ने, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है कैमरियसियस ने, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा वैन वेंडेन ने, और चौथा ऑप्शन क्या लिखा है बाबू नवाइड्स चीन ने। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा कि पौधों में लैंगिक जनन को दर्शाने वाला सबसे पहले आदमी का नाम क्या था, तो कैम लिखा है अपना कैमर रियस ने। आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगली क्या है 47 नंबर के, पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। जो पुष्पीय पौधे होते हैं ना, तो उसमें देखिए एक दो लिंगी भी पुष्प होता है, एक लिंगी भी पुष्प होता है। कह पुष्पीय पौधों में जो एक लिंगी नर भाग होता है, नर पुष्प होता है, उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा है पिस्टिलेट कहते हैं, दूसरा लिखा है मोनोक्यूल्स कहते हैं, तीसरा लिखा है कि ड्यूक्यूल्स कहते हैं, और चौथा लिखा है एस्टेमिनेट कहते हैं। आंसर क्या होगा, आंसर 47 का होगा क्या बाबू, 47 का आंसर होगा डी नंबर। जो पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प होते हैं उसी को कहते हैं एस्टेमिनेट कहते हैं। आंसर नंबर डी, आंसर में क्या होगा 47 के डी होगा, ठीक है। 48 नंबर लिखा है कि एस्टेमिन का फर्टिल भाग है, ठीक है ना, परागकोश, परागतंतु या संयोजी तंतु या ओव्यूल। 48 के आंसर क्या होगा, 48 का आंसर होगा आपका ए नंबर। यानी कि एस्टेमेन जो होता है, एस्टेमेन का जो फर्टिल भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं बाबू, आंसर का है परागकोश कहते हैं, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन लिखा है इसमें कि एक अंग पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। जो पुष्प होता है वो कह रहा है कि पुष्प जो अंग है, कह रहा है पुष्प अंग कह रहा है किसका रूपांतरित भाग होता है, पतियों का, शाखाओं का, या एस्प्रोजेनिया का, या अग्र मेरिस्टेमेटर्म्स का। 49 के आंसर क्या होगा, 49 के आंसर होगा ए, पुष्प अंग जो है पतियों का क्या है रूपांतरित भाग है। आंसर नंबर 49 का क्या होगा, ए होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि एम्फी मिक्सिस से तात्पर्य है, क्या लिखा है वो 50 नंबर कि एम्फी मिक्सिस से तात्पर्य है। ऑप्शन पहला क्या लिखा है एंटीफेर्टिजिलिन एवं फर्टिजिलिन प्रोटीन के बीच प्रक्रिया का है, या नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन का है, या अंडाणु द्वारा संग्रहित शंकु का निर्माण का है, या शुक्राणु द्वारा क्या लिखा है अंडाणु का छेदन से है। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका क्या चीज बाबू के एम्फीमिक्स जो है इसका तात्पर्य क्या है, तो आंसर क्या होगा आपका नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन से है। ये आपका लेसन 2 12th क्लास के बायोलॉजी
ये क्या था, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसका 50 ऑब्जेक्टिव हो गया। और इसके इस लेसन 1 का भी आपके यूट्यूब क्लास में डाल दिया गया है। उस लेसन 1 का इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव के लिए अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। डेट्स ऑल, थैंक यू।